चलिए, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 10 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझेंगे। सारी रिलीवेंट डिटेल को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहीं से आने वाली एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप सभी को पता है कि क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर आपको इवनिंग में 6 बजे तक इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। शुरू करें। 10 अप्रैल के करंट अफेयर पर चलने से पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। 3 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, भारत की सबसे बड़ी लेगून कौन सी है, मतलब तटीय खारे पानी की झील। सेकेंड, विश्व की एकमात्र रिवर या नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और थर्ड क्वेश्चन, प्लेइंग इट माय वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है। वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो मिड वीडियो में आपको कुछ और क्वेश्चंस मैं पूछ सकता हूं, तो उनको भी ध्यान से नोट कीजिएगा और कमेंट में आंसर कीजिएगा कि इनका आंसर क्या है। आइए शुरू करें। 10 अप्रैल का सबसे पहला क्वेश्चन, चाबहार पोर्ट के बाद भारत के नियंत्रण में संचालित होने वाला दूसरा विदेशी पोर्ट कौन सा बना है। देखिए, पहले तो यह समझिए कि अभी तक एक ऐसा विदेशी बंदरगाह जो कि भारत के नियंत्रण में था, ये चाबहार पोर्ट था। कहां पर है, तो ये ईरान में स्थित है। ओके, ईरान में, ये ओमान की खाड़ी में स्थित है, पोर्ट है ईरान का जिस पर भारत का नियंत्रण है। अब दूसरा ऐसा विदेशी पोर्ट जिस पर भारत का नियंत्रण हुआ है, यह है सितवे पोर्ट। कहां पर, म्यांमार में। म्यांमार का सितवे पोर्ट इंडिया के ही फाइनेंशियल अनुदान से डेवलप हुआ है और अब सितवे पोर्ट का कंट्रोल भी इंडिया के हाथ में आ गया है जो कि म्यांमार का एक पोर्ट है। मतलब यहां से जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी होगी वो इंडिया के द्वारा ही कंट्रोल की जाएगी। यहां पर अगर आप मैप में देखेंगे तो यह है सितवे पोर्ट और यह है म्यांमार। ठीक है, देखते हैं। भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, इसने म्यांमार के रखाइन प्रांत में कलादान नदी पर स्थित सितवे पोर्ट के पूरे संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्टल ग्लोबल के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी प्रदान की। आप तो सीधे से ये समझिए कि अब फॉरेन मिनिस्ट्री ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल को ये अधिकार दे दिया है कि भैया ये सितवे पोर्ट का रखरखाव करेगी, सितवे पोर्ट को कंट्रोल करेगी, अपने नियंत्रण में रखेगी। देखिए, ये पोर्ट जो बनाया गया था ना, मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया ने ही इसके लिए आर्थिक सहायता दी है। भारत और म्यांमार के बीच एक प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम था कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इसके तहत इस पोर्ट को डेवलप किया गया था म्यांमार में, सितवे पोर्ट है। ओके, यहां पर देखिए, इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं हम कैजुअली, तो कलादान नदी पर बनने वाली मल्टी मॉडल ट्रांजिट कनेक्टिविटी परियोजना या प्रोजेक्ट के तहत म्यांमार के सितवे पोर्ट को भारत के मिजोरम राज्य से होते हुए कोलकाता बंदरगाह तक जोड़े जाने की योजना है, ताकि लुक ईस्ट जो हमारी पॉलिसी है उसको हम और स्ट्रॉन्ग करें और पूर्वोत्तर के राज्यों से जितने भी देश लगते हैं जो हमारी नेबर कंट्रीज है पूर्व में, उनसे हमारा जो कमर्शियल गोल है हम पूरा कर सके, मतलब व्यापार को और ज्यादा बढ़ा सके। तो यही क्या है, मल्टी मॉडल ट्रांजिट कनेक्टिविटी परियोजना है जो कि कलादान नदी से शुरू होती है म्यांमार से और भारत के कलकत्ता पोर्ट को इसके तहत जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2008 में की गई थी। सबसे पहले दोनों देशों ने 2008 में इस प्रोजेक्ट पर अपने साइन किए थे। इसी के तहत सितवे पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है, जिसके लिए डेवलप किया गया है, जिसके लिए इंडिया ने देखिए म्यांमार को $500 मिलियन का अनुदान दिया था। ओके, तो अलग अलग चरण में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। सितवे पोर्ट से लेकर कोलकाता बंदरगाह तक को, कोलकाता पोर्ट तक को अलग अलग चरण में इस प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा जाएगा। तो यहां पर हमारा कैजुअली क्वेश्चन सितवे पोर्ट से था, किस देश में है, म्यांमार। इंडिया का कंट्रोल हुआ है दूसरा ऐसा विदेशी पोर्ट जिस पर अब इंडिया का कंट्रोल है। कंफर्म। आगे बढ़ने से पहले कैजुअल सा आपको अपडेट देता हूं। देखिए, आप सभी के लिए रूट एप्लीकेशन पर रेलवे की टारगेट बेच शुरू हो चुकी है फ्रेंड्स। रेलवे की काफी सारी वैकेंसीज आने वाली है इस साल, तो जितनी भी वैकेंसी आएगी उन सभी के लिए एक सिंगल बैच है, आपके लिए टारगेट बैच है। बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट चला जाएगा इस बैच में और रेलवे की आपकी सभी एग्जाम एक ही बैच में यहां पर कवर हो जाएगी। लाइव बैच है, रिकॉर्डेड सेशन भी आपके लिए अवेलेबल है और एप्लीकेशन में ही आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे।
तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस से बिना देर किए ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बाद में अगर आप ज्वाइन करते हैं 3 या 6 महीने बाद, या फिर जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको ज्यादा समय नहीं देगी गवर्नमेंट, बहुत जल्दी आपकी एग्जाम कन्वर्ट कराई जाएगी। तो अभी से आप इसकी तैयारी या प्रिपरेशन शुरू कीजिए। आप चेकआउट कीजिए रूट एप्लीकेशन को, या फिर नीचे आपको नंबर दिए गए, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईयरली करंट अफेयर की ई बुक के बारे में जानते हैं। शंखनाद आपके लिए अप्रैल तक अपडेटेड बुक अवेलेबल है। साल भर का करंट अफेयर आपको पूरा अपडेटेड मिलेगा। साथ ही साथ ईयरली करंट अफेयर की आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ई बुक परचेस की है तो वो टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। रूट एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, और या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक भी दे दी है ई बुक की और हार्ड कॉपी की, तो वहां पर जाकर आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, भारत के सुमित नागल मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया जाता है? तो देखिए, मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट की बात करें तो टेनिस की एक प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन हर साल किया जाता है फ्रांस में। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले ये पहले इंडियन बने। ये हैं सुमित नागल। ओके, इन्होंने इटली के माटेओ अर्नोल्डी को हराया है। वैसे अभी तक मुख्य ड्रॉ तक पहुंचने वाले 3 इंडियन हैं, फाइनल तक पहुंचने वाले। विजय अमृतराज पहुंचे थे 1977 में, रमेश कृष्णन पहुंचे थे इंडिया के 1982 में, लेकिन अभी तक किसी ने इसे जीता नहीं था। तीसरे प्लेयर जो कि मुख्य ड्रॉ में शामिल हुए हैं वो कौन है? सुमित नागल, और इन्होंने इस मुख्य ड्रॉ को जीता है इटली के टेनिस प्लेयर माटेओ अर्नोल्डी को हराकर। कंफ्यूज मत होइएगा। क्ले पर खेला जाने वाला मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं सुमित नागल। ठीक है, भारत के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है, यहां पर ये भी याद रखिएगा। देखिए, कंफ्यूजन जो आपको होगा वो यही होगा कि ये प्रतियोगिता क्या है। अगर हम इस प्रतियोगिता की बात करें तो मोंटे कार्लो मास्टर्स एक्चुअल में है क्या? तो देखिए, पेशेवर जो पुरुष टेनिस खिलाड़ी है उनकी एक वार्षिक टूर्नामेंट मोंटे कार्लो मास्टर्स के नाम से जानी जाती है। यहां पर यह समझिए कि 9 एटीपी टूर मास्टर्स 1000 प्रोग्राम का एक हिस्सा है मोंटे कार्लो मास्टर्स। मतलब एटीपी टूर मास्टर्स 1000 जो प्रोग्राम होते हैं साल भर में, 9 एटीपी टूर होते हैं, उनमें से एक है मोंटे कार्लो मास्टर्स। हर साल इसका आयोजन फ्रांस में किया जाता है। इसका मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले भारत के खिलाड़ी बने सुमित नागल, पहले भारतीय खिलाड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत फंडामेंटल राइट माना है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई थी, हाल ही में एक याचिका दायर की गई थी, जो कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ावा देने से संबंधित थी, उसके विकास से संबंधित थी। इसके अलावा जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसके संरक्षण से संबंधित थी। तो इस केस में, इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वर्डिक्ट दिया है, और उसने माना है कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज ये जो राइट है किसके खिलाफ? जलवायु परिवर्तन के खिलाफ। ये जो राइट है ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के तहत एक अधिकार है। मतलब आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, और आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है, और इसी के अंदर राइट टू हेल्थ का अधिकार दिया गया है। इसे तब तक व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता जब तक उसे राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज न दिया जाए। तो ये जो राइट मिल जाता है वो आर्टिकल 21 के तहत दिया गया फंडामेंटल राइट हो जाता है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 14 को भी इसमें ऐड किया गया है, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू हेल्थ जो आर्टिकल 21 में है, राइट टू हेल्थ तभी प्रोटेक्ट रहेगी जब तक ग्लोबल वार्मिंग से व्यक्तियों की रक्षा हो पाएगी, एक अच्छा एटमॉस्फेयर व्यक्तियों को मिलेगा, तभी उसकी राइट टू हेल्थ जो मौलिक अधिकार है उसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अगर क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी
प्रोटेक्ट नहीं किए जा सकते। तो इसे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के तहत एक फंडामेंटल राइट घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, देखिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को आर्टिकल 21 और 14 से जोड़ते हुए जो मुख्य न्यायाधीश है चंद्रचूड़, उन्होंने कहा है कि भैया जब तक आप 21 और आर्टिकल 14 के जो फंडामेंटल राइट है उसको तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक आपको ये भी अधिकार न दिया जाए। तो इन दोनों आर्टिकल में इन्होंने राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को रखा है। ठीक है, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को इन दोनों आर्टिकल में इंक्लूड किया है। ठीक है, यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि भारतीय संविधान के अगर हम डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखते हैं तो आर्टिकल 48A में यह प्रावधान किया गया है कि स्टेट का कर्तव्य कि वो एटमॉस्फेयर की रक्षा करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा, इसके सुधार के काम करेगा। और आर्टिकल 51A के खंड जी को देखें तो इसमें लोगों के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज है कि वो जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा करेगी। तो भैया कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे संविधान के अलग अलग सेक्शन में जगह दी गई है। लेकिन अगर हम इस अधिकार के तहत देखते हैं तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के तहत यह अधिकार इंक्लूड किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। राइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग बोल लें या फिर राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज बोल लें। ठीक है ना, चलिए यहां पर ये क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट जो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, ये यूक्रेन में स्थित है। यहां पर ये थोड़ा सा बोल्ट नहीं है पर यूक्रेन आंसर है हमारा। ठीक है, तो यूक्रेन में स्थित है। कहां पर? यूक्रेन में। ठीक है, अभी ये सुर्खियों में क्यों है या फिर हम अभी इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में एक हमें एक चीज बताई है या फिर एक इंफॉर्मेशन बताई है। उसने कहा है कि जेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार 3 ड्रोन अटैक हुए हैं यूक्रेन में। देखिए यूक्रेन का अगर आप ये मैप देखेंगे ना तो यह यूक्रेन और यह रशिया, आप सभी को पता है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। अब इस वॉर में ये जो आप पिंक एरिया या रेड एरिया देख रहे हैं ना, यहां पर कंट्रोल यूक्रेन का क्षेत्र है लेकिन कंट्रोल है रशिया का। अब यहां पर जेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट भी अभी रशिया के ही कंट्रोल में, वैसे यूक्रेन का है लेकिन रशिया की आर्मी ने यहां पे कंट्रोल कर रखा है। अब दिक्कत यह है कि 3 ड्रोन अटैक हुए हैं इस न्यूक्लियर प्लांट पर। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। 6 न्यूक्लियर प्लांट यहां पर संलग्न देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर देखने को मिलते हैं 6। उसमें से एक पर लगातार 3 ड्रोन हमले हुए, जिससे इस क्षेत्र में यूरोप में रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है, न्यूक्लियर रेडिएशन का। अभी तो ठीक है, वो उसको ज्यादा इतनी लॉस नहीं हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर को, लेकिन अगर वो हो जाता तो आप समझिए पूरा यूक्रेन और रशिया का आधा हिस्सा और यूरोप में कैसी तबाही हो सकती थी, ये हम समझ सकते हैं। क्योंकि ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। नाम क्या है? जेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट। अब रशिया का कहना है, वो एलिगेशन लगा रहा है यूक्रेन पर कि यूक्रेन ने हमला किया है, और यूक्रेन का कहना है भाई हम हमारे ही देश के न्यूक्लियर प्लांट पे क्यों हमला करेंगे। तो दोनों के एलिगेशन है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि भैया हमला किसने किया, पर इस न्यूक्लियर प्लांट पर हमला तो हुआ है। ये जानकारी दी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो प्रमुख हैं मारियानो ग्रासी, इन्होंने। ठीक है ना, तो एजेंसी ने बताया कि भैया इस न्यूक्लियर प्लांट के एक रिएक्टर पर लगातार 3 ड्रोन हमले हुए हैं, 3 ड्रोन अटैक हुए हैं। ठीक है, जेपोरिजिया प्लांट की बात करें तो 6 परमाणु रिएक्टर देखने को मिलते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। इसकी उत्पादन क्षमता आप यहां से देख सकते हैं कि यूक्रेन में कुल विद्युत उत्पादन का 20%, कुल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है यूक्रेन में उसका 20%, और ऑल ओवर न्यूक्लियर एनर्जी जो यूक्रेन में आती है उसका 40% यहां से प्रोड्यूस किया जाता था वॉर के पहले तक। अभी तो इसको मतलब अस्थायी रूप से बंद किया गया है, प्रोटेक्ट है लेकिन बंद है,
लेकिन जब वॉर नहीं हो रहा था तब 40% तक यूक्रेन की जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो यहीं से आ रही थी। 5700 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, नाम क्या है, जेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट। यहाँ पर एक घटना हुई थी चेरनोबिल, अगर आपने कभी नाम सुना हो, वो भी एक न्यूक्लियर प्लांट है। कमेंट में बताइएगा कि चेरनोबिल जो न्यूक्लियर घटना हुई थी, जो एक वहां से रेडिएशन निकला था धमाके कारण, वो कब हुई थी, ये आप कमेंट में बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा गया है चेरनोबिल के नाम से। ओके, चलिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस इंटरनेशनल बॉडी है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक न्यूक्लियर एनर्जी के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने का काम करती है। न्यूक्लियर एनर्जी को भैया आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही यूज करो, ऐसा नहीं हो कि बम बनाने लगे, तो इसलिए ये काम करती है। संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी और ऑस्ट्रिया के वीना में इस संस्था का हेडक्वार्टर स्थित है। कंफर्म हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा कैजुअली यूक्रेन को देख लेते हैं हम। यूक्रेन के पड़ोसी देश आपको पता होना चाहिए, कीव कैपिटल है यूक्रेन की। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो रशिया, इधर से बेलारूस, इधर आते हैं तो पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, और यहाँ पर एक सी देखने को मिलता है। कमेंट में बताइएगा इसका आंसर भी कि यूक्रेन के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है। ओके, बाकी पड़ोसी देश मैंने आपको बता दिए, कैपिटल है क्यू। आगे आ जाएं। ग्राफर गंगू रामसे का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रामसे ब्रदर्स की आपने मूवीज देखी होगी, पता है हॉरर मूवीज पिछले जो 1990 के आसपास जो हॉरर मूवीज बनती थी वो रामसे ब्रदर्स की थी। तहखाना, बंद दरवाजा और जो भी आपने नाम सुने हो, तो ये सिनेमा से संबंधित है। ग्राफर गंगू रामसे हाल ही में 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। 7 अप्रैल 2024 को इनका निधन हुआ। फिल्म निर्माता, निदेशक और मशहूर सिनेमाटोग्राफर थे गंगू रामसे। वैसे रामसे ब्रदर्स के नाम से भी इन भाइयों को जाना जाता है। पुराना मंदिर, वीराना, बंद दरवाजा, 2 गज जमीन के नीचे, ये सारी हॉरर मूवीज है 1990 के दशक की, ये सभी रामसे ब्रदर्स की है। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। ग्राफर गंगू रामसे का सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित थे। 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, जो कि एशिया के देशों के जितने भी बैडमिंटन प्लेयर है उनके मध्य आयोजित की जाने वाली एशिया लेवल की चैंपियनशिप है, इसका आयोजन शुरू हुआ है चाइना में। आंसर हो जाएगा आंसर बी। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है 9 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक चाइना में, चीन के निगम्बो में, ठीक है, इसका आयोजन किया जा रहा है। निंगबो बोल दो आप इसको। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में ये 41th एडिशन है, यहां पर याद रखिएगा 2024 का 41th एडिशन है। अगले साल 2025 में 42 एडिशन का आयोजन भी चाइना में ही किया जाने वाला है। और इसके पहले 2023 में जो 14th एडिशन था, 40 एडिशन था, उसका आयोजन किया गया था दुबई, यूएई में, ठीक है। 40वां संस्करण यूएई के दुबई में आयोजित किया गया था 2023 में। 2024 में 41th एडिशन आयोजित किया जा रहा है चाइना में, और 2025 में 42 एडिशन आयोजित किया जाएगा बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का, ये भी चाइना में, ठीक है। अभी चल रहा है, जब खत्म हो जाएगा तो हम मेडल टेली और इंडियन प्लेयर कौन कौन से मेडल जीते हैं उनकी बात करेंगे। भारतीय वायुसेना ने अपनी कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वशोरात की क्षमता को बढ़ाने के लिए इग्ला एस मैनपेट्स का अधिग्रहण किस देश से किया? तो इग्ला एस जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है फ्रेंड्स, ये रशिया का है। रशिया से हमने ये अधिग्रहित किया है ताकि हम अपनी कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वशोरात को और ज्यादा डेवलप कर सके, वशोरात को और ज्यादा उसकी क्षमता बढ़ाई जा सके, ठीक है ना। तो इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हमने, या हमारी जो एयर फोर्स है उसने रशिया से इसे अधिग्रहित किया है। काफी सारी
आपको यहाँ पर क्वालिटीज दिख जाएगी इस एयर डिफेंस सिस्टम की। जैसे इग्ला एस में ही आपको मिसाइलें भी इंक्लूड मिल जाएगी, लॉन्चिंग मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा, मोबाइल परीक्षण स्टेशन भी देखने को मिल जाएगा, ताकि हम अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको और मजबूत कर सके, ताकि इंडियन जो एयर फोर्स है उसको बहुत ही मतलब एक अच्छा डिफेंस सिस्टम मिले इंडिया के लिए। भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना इसे एडॉप्ट किए जाने का मुख्य उद्देश्य है, ताकि हम सीखें कि भाई इसमें क्या ऐसी नई क्वालिटीज है टेक्नोलॉजी से जो कि इंडियन एयरफोर्स के काम आ सकती है, और बाद में फिर डीआरडीओ या फिर भारत की जो डिफेंस इंस्टीट्यूशन है उस तरह की प्रणालियों को बाद में डेवलप करे आगे चलकर। ठीक है ना। तो इग्ला एस हमने किससे अधिग्रहित किया है? एयर डिफेंस सिस्टम ये लिया है हमने रशिया से। निम्नलिखित में से कौन 16वें वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन 16वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो देखिए, मनोज पांडे, अजय नारायण झा और एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये तीनों ही भारत में वित्त आयोग के सदस्य, लेकिन निरंजन राज्याध्यक्ष, इन्होंने वित्त आयोग के सदस्य तो थे लेकिन इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अभी हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि निरंजन राज्याध्यक्ष के स्थान पर ही मनोज पांडे की नियुक्ति की गई है वित्त आयोग के सदस्य के रूप में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट मनोज पांडे को पांडे नहीं है, यहाँ पर पांडा कर लेना इसको, ये है मनोज पांडा, ठीक है, इनका पूरा नाम है। तो मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का हाल ही में सदस्य नियुक्त किया है। ठीक है ना। इन्होंने स्थान लिया है किसका? निरंजन राज्याध्यक्ष का। देखिए, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, वित्त आयोग की बात की गई, आर्टिकल 280, जिसमें एक होता है अध्यक्ष और अन्य होते हैं सदस्य। ठीक है, एक अध्यक्ष और नॉर्मली अन्य सदस्य होते हैं। अगर हम सदस्यों की बात करें तो हमारे पास 4 सदस्य इस वित्त आयोग में या फाइनेंस कमीशन में देखने को मिल जाते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, टोटल 5 मेंबर होते हैं। ठीक है। अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगरिया, इनकी हमने बात भी की थी, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष। अब सदस्य ये हो गए अध्यक्ष। 4 सदस्यों की बात करें तो अजय नारायण झा फॉर्मर एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। एनी जॉर्ज मैथ्यू की बात करें तो फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी फॉर एक्सपेंडिचर इन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। एनी जॉर्ज मैथ्यू कितने हो गए? 2 सदस्य। तीसरे सदस्य बने हैं मनोज पांडा, जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई, बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है इंडिया के। सौम्य कांति घोष, ठीक है ना, भारतीय स्टेट बैंक समूह के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में ये काम कर चुके हैं। तो 4 हो जाते हैं हमारे पास सदस्य, और अध्यक्ष हो जाते हैं वित्त आयोग के अरविंद पनगरिया। नए सदस्य अभी चुने गए हैं, कौन? मनोज पांडा। ठीक है ना। 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, सॉरी 31 अक्टूबर 2025 को, इसे करेक्ट कीजिएगा। 31 अक्टूबर 2025 को 16वां वित्त आयोग अपनी सिफारिशें सौंपेगा भारत के प्रेसिडेंट को। ओके। और इस आयोग की सिफारिशें लागू होगी अगले साल 1 अप्रैल 2026 तक। 26 से लागू होगी और चलने वाली है 6 साल। नॉर्मली क्या होता है कि जो फाइनेंस कमीशन होता है उसकी सिफारिशें 5 वर्ष के लिए लागू होती है, लेकिन इस बार 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 6 वर्ष के लिए लागू होगी, 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2032 तक। ठीक है ना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? अरविंद पनगरिया। क्वेश्चन 15वें वित्त आयोग से भी आता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन। काफी क्वेश्चन मिड वीडियो में ही इकट्ठे हो गए हैं, ध्यान से नोट कीजिएगा। आगे आइए। चर्चा में रहा सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्थित है? तो सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत की यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में स्थित है। ओके। ये वैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सीमा पर है, लेकिन जो कंट्रोल है वो चंडीगढ़ के पास है। ठीक है, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आपके दिमाग में आएगा कि अभी यहां पर ऐसा क्या हुआ? तो भारत में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का
1 किलोमीटर से लेकर ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का जो एरिया है वो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री पर्टिकुलर मैं आपको बता चुका हूं, और ऐसे याद नहीं रहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन में आने के कारण अब यहां पर ऐसी कोई भी अगर एक्टिविटी होती है जो कि नेचर को हार्म कर सकती है तो उसे बैन किया जाएगा, मानवीय हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाएगी। और इन शॉर्ट देखें तो एटमॉस्फेयर या पर्यावरण को वहां पर संरक्षित किया जाएगा, जंगली जानवर के जो क्षेत्र हैं उनको संरक्षित किया जाएगा, क्योंकि अब इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया इको सेंसिटिव जोन में आ गया है। पूरा एरिया नहीं है, 1 से 2 किलोमीटर का एरिया इको सेंसिटिव जोन हाल ही में घोषित किया गया। ठीक है, यह अभ्यारण्य जो है, सेंचुरी जो है, चंडीगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। हालांकि हरियाणा और पंजाब की बाउंड्री भी इस सेंचुरी से लगती है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 26 वर्ग किलोमीटर एरिया इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलता है, और इसमें 9 ऐसी वन्य जीव की प्रजातियां देखने को मिलती है, पशु प्रजातियां देखने को मिलती है, जो कि वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के अंतर्गत आती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इंडियन गवर्नमेंट ने किस साल पारित किया था, या किस साल इंडिया में लागू किया था? कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था, कमेंट में बताइएगा। तो 7 ऐसी प्रजाति जो कि इसकी अनुसूची 1 में आती है, वो घर है, इन प्रजातियों का घर है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है ना, इसे कहा जाता है सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पर है? चंडीगढ़। ठीक है ना, प्रजातियां मैंने आपको मेंशन कर दी है खैर, लेकिन प्रजातियां याद ना भी करेंगे तो चल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व होम्योपैथी दिवस हर वर्ष 10 अप्रैल को किसकी याद में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर साल मनाया जाता है सैमुअल हैनीमैन की जयंती के रूप में। एक जर्मन चिकित्सक थे सैमुअल हैनीमैन। यहां पर ये याद रखिएगा, इन्हें होम्योपैथी का जनक कहा जाता है। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, होम्योपैथी के जनक कौन? सैमुअल हैनीमैन, जर्मन चिकित्सक थे। इनकी याद में, इनकी जयंती के रूप में विश्व होम्योपैथी दिवस की शुरुआत 2005 में की गई थी। 2005 से हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। चिकित्सा की एक पद्धति है होम्योपैथी। अगर आपने कभी उनकी दवाइयां ली होगी तो गोल वाइट छर्रे जैसी दवाइयां देते हैं ना, तो ये वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है सैमुअल हैनीमैन की याद में, जो कि होम्योपैथी के जनक है। कंफर्म? तो यहां पर 10 अप्रैल के सभी करंट अफेयर डिटेल में समझ लिया हमने, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेलिंग में डिस्कस किया है। अब आते हैं हम लास्ट डे के रिवीजन पर। किसे स्लोवाकिया का नया प्रेसिडेंट चुना गया? तो ये कौन है? पीटर पेलेग्रिनी। सेकेंड, किस देश की खिलाड़ी मैया वाउचर को मार्च माह के लिए आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो यह है इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी। ठीक है ना, कौन है? मैया वाउचर। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसके द्वारा लिखी गई? सैम पित्रोदा के द्वारा। हाल ही में किसे विप्रो समूह का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया? तो यह कौन है? श्रीनिवास पालिया। आगे, महाराष्ट्र के किस जिले के सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया? तो यह है सांगली जिला। 8 अप्रैल को सेना के तीनों अंगों का संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन कहां किया गया? तो राजधानी नई दिल्ली में किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी उत्सव नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर था कर्नाटक। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी नववर्ष को उगादी उत्सव के नाम से ही सेलिब्रेट किया जाता है। किस भारतीय को वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया? तो ये कौन है? राकेश मोहन। आंसर सी हो जाएगा। एनसीईआरटी ने अपनी शैक्षणिक सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में चेतावनी जारी की। कॉपीराइट उल्लंघन पर कार्रवाई किस एक्ट के तहत की जाती है? तो यह है कॉपीराइट एक्ट 1957। लास्ट क्वेश्चन क्या था? कजाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट का मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? तो यह है भारत के थारुन मन्नेपल्ली। ओके, ये सभी क्वेश्चन लास्ट डे के सेशन के जिनको हमने यहां पर रिवाइज किया। अब कल के क्वेश्चन ऑफ द डे ले लें।
अप्रैल माह में किस दिन वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल। सही है। किस राज्य के जापी जो कि शंकाकार टोपी है इसे जीआई टैग दिया गया? तो असम की टोपी है जापी, जिसे हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया था। और यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा अधूरा था, मैं मानता हूं। किस बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? क्वेश्चन ये था, एक्चुअल में होना इसे ये था कि किस बंगाल के गवर्नर जनरल को, तब क्लियर हो जाता। भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो आंसर हो जाता लॉर्ड विलियम बेटिंग। बहुत स्टूडेंट ने वॉरेन हेस्टिंग भी कहा है, तो वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे ना, बंगाल के गवर्नर से बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का सेंस था कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे जिन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो 1933 में कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। जिन्होंने वॉरेन हेस्टिंग आंसर किया वो भी गलत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा एक वर्ड लेग था, ये कम था, तो कोई दिक्कत नहीं। पर दोनों बता दिए मैंने आपको, दोनों केस के क्वेश्चन आते तो आपको क्या आंसर करना है यहां पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये था कि बंगाल के किस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। ओके, आई होप आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही अच्छे से हमने पूरी डिटेल को समझा है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं। कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।